नमस्ते। आज की इस खास एक्सप्लेनर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास को किसी बोरिंग किताब की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार और दिलचस्प कहानी की तरह समझने वाले हैं। एक टीचर होने के नाते मेरा आपसे वादा है कि आज हम प्राचीन भारतीय साम्राज्यों और उनके प्रशासन के इस पूरे ताने बाने को इतनी आसानी से डिकोड करेंगे कि यह आपके दिमाग में छप जाएगा। तो बिल्कुल फोकस के साथ बैठिए, क्योंकि आज की क्लास से आप सीधे अपनी परीक्षा के लिए तैयार होकर निकलने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक मजेदार कहानी और प्रशस्तियों से। फिर हम चलेंगे गुप्त वंश, राजा हर्षवर्धन और दक्षिण के पल्लव और चालुक्यों के पास। इसके बाद समझेंगे उनका प्रशासन और सामंतों का रोल। और हाँ, आखिर में एक क्विक एग्जाम चेकलिस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए अपनी क्लास के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। इमेजिन कीजिए, अरविंद नाम का एक लड़का है। स्कूल के नाटक में उसे एक मशहूर राजा समुद्रगुप्त का किरदार निभाने के लिए चुना गया। उसने सोचा, वाह, मैं तो शानदार शाही कपड़े पहनूंगा, कागज की तलवार हवा में लहराऊंगा और मूंछों पर ताव देते हुए एकदम कड़क राजा की तरह एंट्री लूंगा। लेकिन सोचिए उसे कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उसे बताया गया कि भैया आपको सिर्फ तलवार नहीं चलानी है, बल्कि बैठकर वीणा भी बजानी है और कविता भी सुनानी है। अरविंद सोच में पड़ गया, एक राजा और वो भी संगीतकार, ऐसा कैसे? यहीं से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल के महान शासक सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति में भी माहिर होते थे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें समुद्रगुप्त के इन अनोखे टैलेंट्स के बारे में पता कैसे चला। इसका सीधा सा जवाब है प्रशस्ति। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही है प्रशंसा में लिखा गया कुछ। इसे आज के ज़माने की किसी बड़े सेलिब्रिटी के शानदार पीआर कैंपेन या किसी बहुत ही तगड़े रिकमेंडेशन लेटर की तरह समझिए। इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ अशोक स्तंभ पर कवि और मंत्री हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तारीफ में एक बहुत लंबी और खूबसूरत प्रशस्ति उकेरी थी। इसी से हमें पता चलता है कि राजा कितने शूरवीर और साथ ही साथ कितने बड़े कलाप्रेमी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, गुप्तवंश और हर्षवर्धन। देखते हैं कि ये प्रशस्तियां हमें राजाओं के परिवारों के बारे में क्या बताती हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम वंशावली कहते हैं। वंशावली का मतलब है आपके पूर्वजों की सूची, यानी आपका फैमिली ट्री। ज्यादातर प्रशस्तियां राजाओं के खानदान का पूरा ब्यौरा देती हैं। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में बताया गया है कि उनकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गण से थीं, और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बहुत बड़ी और भारी भरकम उपाधि धारण की थी। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ इस वंश की ताकत और इनका रुतबा बढ़ता ही जा रहा था। अब इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। जो विक्रम संवत आज भी हम अपने कैलेंडर्स में देखते हैं, उसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। माना जाता है कि इसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनकी शकों पर जीत के जश्न के रूप में शुरू किया गया था। और अगर हम थोड़ा और आगे आएं तो करीब 1400 साल पहले एक और बहुत महान राजा हुए, हर्षवर्धन। अब ये जो मैचअप है ना, ये परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे अपने दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लीजिए। एक तरफ है राजा समुद्रगुप्त, जिनके बारे में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा। वहीं दूसरी तरफ है राजा हर्षवर्धन, जिनकी जीवनी, जिसे हर्षचरित कहते हैं, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी थी। और हाँ, सिर्फ बाणभट्ट ही नहीं, बल्कि मशहूर चीनी यात्री श्वेनतांग ने भी हर्ष के दरबार में काफी वक्त बिताया और वहां का बहुत डिटेल में विवरण छोड़ा। अगर ये लोग ना होते तो हमारा इतिहास कितना अधूरा होता। राजा हर्षवर्धन की कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन पिता और बड़े भाई की मौत के बाद उन्हें थानेसर की गद्दी संभालनी पड़ी। फिर एक और ट्रेजेडी हुई। उनके बहनोई, जो कन्नौज के शासक थे, उन्हें बंगाल के शासक ने मार दिया। तब हर्ष ने कन्नौज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और बंगाल पर धावा बोल दिया। उन्होंने पूर्व में मगध और बंगाल तक अपनी जीत का झंडा फहराया। लेकिन जब उन्होंने दक्कन की तरफ जाने के लिए नर्मदा नदी पार करनी चाही, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं का वहीं रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय की बात हो ही रही है, तो चलिए अब भारत के नक्शे में थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और वहां की पावरफुल डायनेस्टीज को देखते हैं। इस काल में दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य,
ये दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि ये उस समय का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर और धार्मिक केंद्र था। अब जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ना तो फोन था, ना इंटरनेट और ना ही कोई फास्ट ट्रांसपोर्ट। तो फिर इतने बड़े बड़े साम्राज्यों और इतनी विशाल सेनाओं को कैसे मैनेज किया जाता होगा? इस पूरी मैनेजमेंट का सीक्रेट था सामंत सिस्टम। इसे समझना बहुत जरूरी है। सामंत असल में सैन्य नेता या मिलिट्री लीडर्स होते थे, जो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक देते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि राजा इन्हें हर महीने कोई कैश सैलरी नहीं देता था। इसे आज के किसी फ्रीलांस सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की तरह समझिए, जिसे सैलरी की बजाय किसी बड़े मॉल की पार्किंग का ठेका दे दिया गया हो। राजा इन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे और ये सामंत उस जमीन से टैक्स वसूलते थे। उसी पैसे से ये सेना, घोड़े और हथियार मेंटेन करते थे। लेकिन इसका एक रिस्क भी था। जैसे ही राजा कमजोर पड़ता, ये सामंत तुरंत खुद को आजाद घोषित करने की कोशिश में लग जाते थे। और जब इन राजाओं की सेना कूच करती थी ना, तो वो नज़ारा देखने लायक होता था। जरा विजुअलाइज कीजिए, सेना के साथ सिर्फ हथियार नहीं जा रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा एक चलता फिरता शहर जा रहा है। बर्तन, मसाले, बकरियां, यहाँ तक कि खरगोश और हिरण बैलगाड़ियों या हाथियों पर लदे हुए हैं। साथ में संगीतकार ढोल, नगाड़े और बिगुल बजाते हुए चल रहे हैं। भयंकर शोर शराबा। और रास्ते में जो भी गांव पड़ते थे, वहां के लोगों को राजा और सेना का सत्कार करना पड़ता था। वो दही, गोड़ और फूलों के गिफ्ट लाते थे और जानवरों के लिए चारा भी देते थे। बेहतरीन, हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में लॉक हो जाए। इस चेकलिस्ट का एक एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत कीमती है। फटाफट मेरे साथ दोहराइए। पहला, हरिशेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। दूसरा, बाणभट्ट कौन था? राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखने वाला। तीसरा, ऐहोल क्या था? चालुक्यों की राजधानी और एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र। और चौथा, पल्लवों के समय में दक्षिण भारत में जो लोकल असेंबलीज या पंचायत जैसी व्यवस्थाएं थीं, उन्हें सभाएं कहा जाता था। ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल रट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है ये चेक करने की कि क्लास में आपका ध्यान कितना था। एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। पहला सवाल, क्या ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, ये गलत है। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी, पल्लवों की नहीं। पल्लवों की राजधानी तो कांचीपुरम थी ना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। क्या आप उन 2 प्रमुख लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के दरबार के बारे में बहुत कुछ लिखा है? याद आया? जी हाँ, पहले हैं हर्षचरित लिखने वाले बाणभट्ट और दूसरे हैं वो मशहूर चीनी यात्री श्वेनसांग। अब इस सवाल के लिए अपनी याददाश्त को हमारी क्लास की शुरुआत में ले जाइए। हमारे दोस्त अरविंद को याद कीजिए। समुद्रगुप्त का परफेक्ट रोल प्ले करने के लिए अरविंद को किन 2 एकदम अलग तरह की स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होगी? बिल्कुल ठीक। एक तरफ उसे तलवारबाजी और युद्ध कौशल दिखाना होगा और दूसरी तरफ उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, क्योंकि एक महान शासक सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं, बल्कि एक शानदार आर्टिस्ट भी होता था। अब आज की एक्सप्लेनर क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ये जो लंबी लंबी प्रशस्तियां थीं, जो बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में लिखी जाती थी, क्या आपको लगता है कि उस जमाने का कोई साधारण किसान या आम इंसान इन्हें आसानी से पढ़ या समझ पाता होगा? या फिर ये सिर्फ शाही दरबारियों और पढ़े लिखे वर्ग के बीच राजा का बहुकाल टाइट करने के लिए बनवाई जाती थी? सोचकर देखिएगा। प्राचीन दुनिया में भाषा, शिक्षा और रॉयल प्रोपेगेंडा का ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास को इसी तरह कहानियों की तरह समझते रहिए।